उस बच्ची को 11 साल तक आपने पहुंचा दिया। तभी हाँ पापा नहीं है और थोड़ा मेचूर है तो उन्होंने खुद ने मम्मी को हम छोड़कर यादें अनंत, भूले बिसरे उम्मीदों के बसंत, निकल पड़े वो अपने सफर अनंत, रोती आंखों को छोड़कर, सपने उम्मीदों को तोड़कर, एक देश का फर्ज निभाने को, एक माटी का कर्ज चुकाने को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। आज देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। वो शहीद जिन्होंने गणतंत्र को सलामत रखा, वो शहीद जिन्होंने देश के सम्मान को बरकरार रखा, आज उन्हीं बलिदानियों को याद करने का दिन है। उनके परिवार वालों जो शहीद हुए, उनसे उस वक्त मिलने न जाने कितने लोग आए, कितनों ने अपना कांधा दिया, लेकिन उसके बाद क्या परिवार की मीमांसा दुश्वारियां कम हुई? और उन परिवार वालों के जहन में क्या बसा है, वो परिवार वाले कैसे अपना जीवन बिता रहे हैं, आज उसी को समझने के लिए भारत 24 की तरफ से ये पहल की जा रही है। तो कल तक एक सैनिक के सम्मान के लिए नेताओं की भीड़ थी, हर जुबान पर देशभक्ति के तराने थे, लेकिन आज उनके क्या हालात हैं, किन दुश्वारियों से वो जूझ रहे हैं, तो इन शहीदों के परिवार वालों के दर्द को बांटने की और उन्हें समझने की, उसका एहसास करने की आज हम कोशिश करेंगे भारत 24 के इस मंच पर। आप देख रहे हैं शहीदों के परिवार वाले इस वक्त हमारे साथ भारत 24 के मंच पर उपस्थित हैं और उनका परिचय हम आपसे करा दें। हमारे साथ शहीद अवधेश भदौरिया की पत्नी संगीता भदौरिया जी हैं, उनकी बेटी नेहा और स्वाति भदौरिया भी हमारे साथ हैं। ऑपरेशन पराक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2002 में शहीद हुए थे अवधेश भदौरिया। और हमारे साथ शहीद राम लखन गोयल, उनकी पत्नी लीला गोयल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। 1971 में बांग्लादेश की आजादी के समय वो शहीद हुए थे। भारत 24 के आज के इस मंच पर हमारे साथ शहीद सुल्तान सिंह नरबरिया के बेटे उमेद सिंह इस वक्त मंच पर उपस्थित हैं। 1999 के करगिल युद्ध में शहीद हुए थे सुल्तान सिंह नरबरिया। साथ ही हमारे साथ शहीद कर्नल एमएन रॉय की बेटी अलका रॉय इस वक्त मौजूद हैं मंच पर, और उनकी पत्नी भी यहां पर आई हुई हैं, प्रियंका रॉय, वो भी आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होंगे। इसके साथ ही हमारे साथ शहीद जगदीश प्रसाद यादव की पत्नी प्रेम देवी जी इस वक्त मौजूद हैं। जगदीश प्रसाद यादव 21 साल पहले, जब आपको संसद हमला याद होगा, उस दौरान वो शहीद हुए थे। हमारे साथ शहीद रघुबीर सिंह की पत्नी मेमबती जी इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीर शहीद रघुबीर सिंह की इस वक्त आप देख रहे हैं। दर्जनों आतंकियों को मौत के घाट उतारने के दौरान उन्होंने शहादत दी, और इसी शहादत को भारत 24 करता है सलाम। हमारे बीच मौजूद हैं शहीद बबलू सिंह की पत्नी रविता देवी, आपका स्वागत करती हूं। बेटी गरिमा, वो भी हमारे बीच में मौजूद है। पिता को लेकर क्या याद है बेटी गरिमा को, ये उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शहीद कैप्टन शशिकांत शर्मा की माता जी सुदेश शर्मा जी भी हैं। और भारत 24 के इस कार्यक्रम में मीमांसा सिर्फ और सिर्फ एक वजह आज इस गणतंत्र दिवस के मौके पर समझ में आती है कि इन शहीदों का परिवार किन चीजों से गुजर रहा है, इन शहीदों के परिवार वालों के जहन में, उनके मन में आखिर क्या चल रहा है। तो आइए उसी को समझने की आज कोशिश करते हैं। जी, और बहुत ही ये भावुक लम्हे हैं हम सबके लिए, क्योंकि देश के जो असली नायक हैं, देश के जो हीरो हैं, उनको आज हम सलाम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी शहादत की बदौलत ही आज हम चैन की नींद सो पाते हैं, हम जग पाते हैं। हमें पता है कि देश की सुरक्षा के लिए सरहद पर हमारे सुरक्षा बल तैनात हैं। तो एक बार फिर से देश के असली नायकों को हम सलाम करते हैं। वतन के इश्क में जो मरता है, मोहब्बत का ऐसा किस्सा कहीं नहीं मिलता है। जम्मू कश्मीर में आतंकी अपनी दहशत फैलाने की नाकाम कोशिशों में थे, लेकिन भारत के वीर बहादुर अवधेश भदौरिया दुश्मनों पर गोलियां बरसाते हुए आगे बढ़ते गए और हिंदुस्तान की हिफाजत में अपनी जान को कुर्बान कर दिया।
भारत 24 के साथ आज उनका परिवार है जो उनकी बहादुरी के किस्से सुना रहा है। और आइए अब इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं और शुरुआत में कर रही हूं अवधेश भदौरिया की पत्नी संगीता भदौरिया जी हमारे साथ हैं। संगीता जी, ऑपरेशन पराक्रम के दौरान 2002 में आपके पति शहादत को प्राप्त हुए। अब काफी वक्त गुजर चुका है, लेकिन जख्म तो कभी भरते नहीं भरते मैम। जब तो मेरी शादी के 4 साल हुए थे, छोटी बेटी नेहा 2 महीने बाद इसकी, तो उस समय मैं प्रेग्नेंट थी 7 महीने की। 2 महीने बाद इसका जन्म हुआ था। काफ़ी जीवन संघर्ष भरा रहा, दुखों तकलीफ़ों को झेलते हुए जिस पे बीतती है मैम वही जानते हैं इसको। संगीता जी कहते हैं कि जैसे जैसे वक्त बीतता है जख्म भर जाते हैं। हाँ, थोड़ा और हल्का तो हो जाता है मैम, शायद लेकिन सब ये कहते भी होंगे कि थोड़ा सा समय दो, समय सबसे बड़ा मरहम होता है। लेकिन आज इतने सालों के बाद क्या आप ये कह सकती हैं? और इसके साथ साथ हम ये भी समझना चाहेंगे कि कैसा रहा ये पूरा वक्त लंबा, जब लोगों ने सांत्वना देने की कोशिश की, जब लोगों ने कुछ समझाने की कोशिश की और आपके अंदर वो गर्व की भावना रही कि आपके अपने इस देश के लिए शहीद हुए। जख्म तो थोड़ा हल्के हो जाते हैं, लेकिन उनकी यादें दिल से कभी नहीं मिटती, हमेशा याद रहती हैं। हर पल उनका महसूस रहता है अंदर कि क्या थे, आज होते तो ये ऐसा होता वैसा होता। सब अकेले ही झेलना पड़ता है। थोड़ा बहुत तो हाँ परिवार का सपोर्ट भी हो गया था। इसी सब के सहारे से जीवन कट रहा है। जी संगीता जी, कुछ ऐसी यादें होंगी अपने पति से जुड़ी हुई, और आज भी जब आप उनको याद करती हैं, कुछ ऐसे खास पल जो आज हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहें? जी मैम, जब उस समय गांव में शादी होके आई थी, गांव में थी, कभी साथ जाने का मौका भी नहीं मिला। उनके दिल में अरमान था कि साथ में ले जाऊंगा, लेकिन उनकी ट्रेनिंग के बाद हमेशा पोस्टिंग फील्ड में ही आई। दूसरी पोस्टिंग ही थी जब वो 29 RR में बारामूला में थे, जब शहीद हो गए, तो ऐसा मौका भी नहीं आया कभी साथ जाने के लिए। उनका यही अरमान था कि फैमिली को साथ में रखूंगा, अपने बच्चों के साथ। गाजीपुर की मिट्टी की तासीर में इंकलाब है। गाजीपुर की धरती में दुश्मनों के लिए आग है, और यही आग लिए गाजीपुर के लाल जब सरहद पर पहुंचते हैं तो मकसद सिर्फ एक होता है, तिरंगे की आन बान शान की हर हाल में हिफाजत। ऐसा ही बुलंद इरादा था गाजीपुर के एक और जाबाज का, नाम MN रॉय। सेना में कर्नल के पद पर तैनात रहे MN रॉय ने शहादत से पहले ही लिख दिया था, जिंदगी में शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों के माथे पर मौत लिखकर मादरे वतन का लाल तिरंगा ओढ़कर सो गया। हिंदुस्तान की हिफाजत की बुलंदी पर लिखा शहीद कर्नल MN रॉय का नाम हिंदुस्तान के हौसलों को परवाज देता है। भारत 24 के साथ मौजूद है कर्नल MN रॉय की पत्नी प्रियंका रॉय और उनकी बेटी अलका रॉय, जिनकी रगों में पिता के जुनूनी लहू की रवानी है। उन्हीं से सुनते हैं कर्नल MN रॉय की हर एक कहानी। इस कार्यक्रम का नाम हमने रखा है जरा याद करो कुर्बानी। उसी कुर्बानी के साथ याद करते हुए मुझे कुछ तस्वीरें आती हैं सामने। कर्नल MN रॉय, अलका इस वक्त मेरे सामने बैठी हुई है। अलका, आपकी कुछ तस्वीरें मुझे याद आती हैं। उद्घोष किया था आपने और आप बहुत छोटी थीं। तब का एहसास, अब का एहसास, उसमें अगर कोई समानता है तो वो आंसू इस वक्त जो आपकी आंखों से गिर रहे हैं। आज पिता को लेकर क्या सोचती हैं आप? उस वक्त आपके सामने ताबूत था तिरंगे में लटका हुआ। बहुत ही प्राउड फील होता है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनको शहीदी मिल पाती है। बहुत कम लोग। आई थिंक हमें उनके कर्म पता नहीं क्या रहे होंगे कि उनको ऐसी डेथ मिली। जब वो मेरे सामने आए मैं बहुत हिल गई थी, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे बहुत अच्छे से संभाला। आज हम 3 बच्चे हैं, जो भी हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर। शी इज सिटिंग देयर एंड हम आई थिंक भूल जाते हैं कि जो आर्मी वाइफ्स होती हैं, आर्मी जो मदर्स होती हैं,
वो अनसंग रियल हीरोज़ होती हैं। मैंने हमेशा से देखा है कि मेरे डैड के बाद मेरी मम्मा ने हमें थोड़ा सा भी फील नहीं कराया कि आज तुम्हारे पापा होते तो तुम ये कर पाते। आज तक नहीं, हमें वो डर नहीं लगा कभी। शी मेड अस फियरलेस। बट एक फादर की एब्सेंस हमेशा फील हुई है, मतलब। लेकिन मेरे पापा ने बहुत इंस्पायर किया है मुझे आज भी याद है 26 जनवरी को उनको मेडल अनाउंस हुआ था, युद्ध सेवा मेडल। एंड हमारी फैमिली इतनी खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट कर्नल टू अटेन दैट मेडल। और 27 जनवरी को ही ये सब हो गया। तो मैं आज वो सोचती हूँ तो लगता है कि अगर वो गए तो वो अपनी वीर गाथा की एक प्राइज़ सुन के गए। तो एंड वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है लाइफ जीने के लिए एंड इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। बहुत ही इंस्पिरेशनल पेरेंट्स हैं मेरे। मतलब अलका, मुझे वो याद है आप जो घोष किया था कि दुश्मन का खात्मा होगा कि नहीं, और तब सैनिकों ने सामने से जवाब दिया था खात्मा होगा। एक तो वो पल थे और आज का जो पल है जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं और आप जैसा कह रही हैं कि वो इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग रहा है। आपको अभी भी लगता है कि पिता भले ही आपके साथ फिजिकली प्रेजेंट ना हो, लेकिन उनका एहसास और वो जो मोटिवेशन वो देकर गए हैं वो आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा कि आप भी उसी जो पथ वो दिखाकर गए हैं उसी पर आगे बढ़ें? एब्सोल्युटली। मैं यूनिफॉर्म के अलावा और कुछ सोच भी नहीं सकती। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना इंस्पायर और इतना मोटिवेट किया है। आप मुझे बोलती हैं कि पीछे और आगे में क्या फ़र्क, कोई फ़र्क नहीं है। कल भी उतनी ही प्राउड थी, आज भी इतनी ही प्राउड हूँ। कल भी उतने ही ज़ख्म थे, आज भी उतने ही ज़ख्म हैं। लेकिन कल और आज में इतना डिफरेंस है, मैंने अपनी मम्मा को मेरे लिए खड़े होते हुए देखा, अपने लिए खड़े होते हुए देखा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब मेरी मम्मा बोलती है आई वॉन्ट टू सी यू इन यूनिफॉर्म, वो डरती नहीं है कि अब मेरे बच्चे फ़ौज में जाएंगे, उनके साथ भी ऐसा हो जाएगा। वो नहीं डरती हैं। उन्होंने हमेशा यही बोला है कि प्रियंका जी, जो मैं फुटस्टेप्स चाहूंगी कि आप माइक लें और उसके साथ साथ कुछ पंक्तियां जो मुझे याद आती हैं। जिंदगी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार की पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। ये लाइनें आपको भी याद होंगी। आप जान रही हैं मैं किस चीज का जिक्र कर रही हूँ। ये एहसास आपके पति का और उसके बाद आज आपकी ताकत आपकी बेटी में नजर आती है। सलाम है, एब्सोल्युटली, सलाम है। थैंक यू। मौत डरा रही थी मुझे, हमने वतन के कदमों में जिंदगी रख दी। करगिल नाम आते ही लहू की रवानी हिंद के बेटों की वीरता की कहानी सुनाने लगती है कि कैसे 18,000 फीट की ऊंचाई पर मां धरती के लालों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। वतन के वास्ते भारत मां के चरणों में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद सुल्तान सिंह नरबरिया को हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अपने दिल में बसाए हुए है। भारत 24 के साथ आज उनके बेटे उम्मेद सिंह नरबरिया मौजूद हैं, जो पिता के वीरता की अनसुनी कहानियां आज देश को सुनाएंगे। हमारे साथ सुल्तान सिंह नरबरिया जी के, शहीद सुल्तान सिंह नरबरिया जी के बेटे उम्मेद सिंह जी भी हैं। उम्मेद जी, करगिल युद्ध, हम सब के जहन में करगिल युद्ध की यादें हैं। साल 1999, आप उनके बेटे जी। उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी जब आपको आपके परिवार तक ये खबर पहुंची कि सुल्तान सिंह अब शहीद हो गए? मैम करीब मेरी उम्र 12 साल थी। मैं उस टाइम अपने ननियाल में था। जब मेरे को मेरे चचेरे भाई लेने के लिए गए थे कि बेटा घर पे चल, मैंने कि ये ऐसा क्या हो गया, मेरे को क्यों लेके जा रहे घर पे, कि नहीं कुछ काम है। जब मैं घर पे आया मैंने मम्मी को देखा। वो काफी रो रही थी। मैंने पूछा मम्मी क्या हो गया? उन्होंने कहा बेटा तेरे पापा नहीं रहे।
मैंने कहा अभी तो 1 महीने पहले तो गए थे यहाँ से छुट्टी काट के। एक्चुअली उनकी पोस्टिंग ग्वालियर में थी जी। जब कारगिल युद्ध हुआ था, तो एक छुट्टी काट के गए थे वो। और 1 महीने बाद ही ऑर्डर आया कि यूनिट को कारगिल जाना है, सेकंड ट्रांजिट। तो वो सीधे वहां से चले गए। उम्मीद, उससे पहले पिता से आपकी आखिरी हाँ। बात क्या हुई थी? बात मैं कम ही करता था, बड़े भाई मेरे वो ही ज्यादा करते थे। मैं छोटा था, मेरे को इतना वो नहीं था। मैं ज्यादा लेकिन पापा के ननिहाल में लौटने रहता का इंतजार तो आपको भी होता होगा वो छुट्टी कि काट जब के गए पिता थे। आएंगे तो आपके लिए खिलौने लाएंगे, जब पिता आएंगे तो थोड़ी देर आपके साथ वक्त बिताएंगे, जब पिता आएंगे तो उनके साथ आप खेलने के लिए बाहर निकल पड़ेंगे। तो पिता का इंतजार तो आपको भी बहुत रहता होगा। बिल्कुल रहता था मैम। आते थे, कभी भी आते थे, मेरे पास ही आते थे वो। कई बार रात में आते थे वो, क्यों हमारे यहाँ उस टाइम पे गाड़ी वगैरह नहीं चलती थी। तो हमारे गांव से करीब जहाँ से बस ड्रॉप करती वो करीब 15 किलोमीटर दूर था, वहाँ से वो पैदल ही आते थे। रात में जब भी कोई भी टाइम होता था, 1 बज रहे 2 बजे, रात में आते थे। वो जब भी आते थे तो मैं सोता रहता था, आगे जगाते थे मेरे को। उमेश जी, आपकी उम्र तब 12 साल 12 थी, साल आपने थी। बताया। उसके बाद आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आया? नहीं, बदलाव तो मैं बहुत कुछ आया। बाकी बड़े भाई थे, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। परिवार वालों ने सपोर्ट बहुत अच्छा किया। कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि ये घर में पिताजी नहीं है। और बहुत अच्छे से ख्याल रखा घर वालों ने। मम्मी ने बहुत अच्छे से हम तीनों को पाला। कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि बेटे तुम्हारे पापा चले गए। लेकिन माँ के लिए तो मुश्किलें बहुत बढ़ गई। माँ के लिए तो बहुत मुश्किलें बढ़ी थी, क्यों अकेले थे। परिवार सभी अलग अलग रहते थे, साथ में नहीं रहते थे, जॉइंट फैमिली नहीं थी, तो अकेले थी। तो काफ़ी किया। फिर हमारे परिवार में रिश्तेदार थे, वो आते थे हमारे घर पे, रहते थे 1-2 महीने, मम्मी को दिलासा देते थे। तो ऐसे धीरे धीरे समय निकलता गया, हम लोग बड़े हुए। बाकी फिर जो भी जैसे कुछ सरकार की तरफ से कुछ भी दिया गया, उसको पूरा तरीके से हमने किया, अच्छे से फैमिली को चलाया। बड़े भाई ने बहुत अच्छे तरीके से फैमिली को चलाया। देश के असली नायकों को आज भारत 24 के मंच पर हम सलाम कर रहे हैं। और न सिर्फ जो वतन पर मर मिटे, न ही सिर्फ उनकी शहादत को सलाम कर रहे हैं, बल्कि उनके परिवार वाले जिन्हें बहुत ही संघर्षों से जूझना पड़ता है, उनके बलिदान को भी आज हम भारत 24 के इस मंच पर सलाम कर रहे हैं। हमें क्या डर है मर जाने का, हम तो मौत को जीने का हुनर सिखाते हैं। गलवान घाटी में जब चीनी फौज हिंद की जमीन पर कदम रखने की नापाक कोशिशें कर रही थी, तब भारत के बहादुर बेटे कुंदन कुमार ने चीनी सेना के कदमों पर हिंद की मिट्टी की धूल तक नहीं लगने दी और वतन पर अपने प्राण न्यौछावर कर ऐलान कर दिया, भारत की सरहद को कोई छू नहीं सकता। सोने से चमकते शहीद कुंदन कुमार का परिवार आज भारत 24 के साथ मौजूद है। हमारे साथ शहीद के परिवार वाले इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और एक और मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं, शहीद कुंदन कुमार पटना से, जो गलवान घाटी में 2020 में शहीद हुए। 2020 गलवान घाटी का वो वक्त, हम सबको याद है वो झड़प में। मान साहब, खबरें पढ़ते वक्त वो तस्वीरें देखकर ऐसा लगा था कि ये क्या हुआ है बॉर्डर पर। लेकिन जब परिवार तक मैम खबर पहुंची, बहुत मुश्किल समय रहा होगा। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मैं मुझे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं बच्चे के पास समय नहीं दे पाती। और एलडीसी के जॉब मिलने के बाद मैं जॉब में जाती तो बच्चे को नहीं देखती, बच्चे को देखती तो जॉब नहीं करती। आज एक भाई के सहारे में जॉब और अपने बच्चे को निभा रही हूँ। बेबी जी, ये चीन के साथ ये संघर्ष हुआ था गलवान घाटी में, अक्सर वो आपसे बातें करते थे कि किस तरह से चीन की ओर से जो चुनौतियां देश को मिल रही हैं, पाकिस्तान से मिल रही हैं, कभी चर्चा होती थी इसको लेकर घर में? हाँ, जब ऊपर गए थे तो वहाँ बोल रही थी नेटवर्क का प्रॉब्लम है। 1 महीना से बात नहीं हुआ था। कभी फर्स्ट बार बात हुआ था 21 रोज़ पर और 2 मिनट बात करने के लिए मिलता था। उसके बाद 1 सप्ताह पर 2 रोज़ बात किया था। 1 महीना से तो अच्छा से बात नहीं हुआ था।
आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी उससे? आप कह रही हैं 1 महीने पहले बात नहीं हुई थी। आखिरी बार शहीद के 1 सप्ताह पहले बात किए थे 2 मिनट। वो आखिरी बात क्या हुई थी? आखिरी बात हुआ था से मैं अब जो है ना से 1 से 2 रोज में नीचे उतर जाएंगे, उसके बाद जो है ना हम बात करेंगे। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बात नहीं हो पाता है। हमारे साथ जगदीश प्रसाद यादव जो शहीद हुए सुरक्षाकर्मी जो तैनात थे संसद भवन पर। आपको याद होगा जब संसद भवन पर हमला हुआ था उस वक्त 100 से ज्यादा वरिष्ठ मंत्री, सांसद और बहुत से बड़े बड़े नेता उस वक्त संसद भवन में मौजूद थे और उस वक्त उन्होंने होशियारी दिखाई कि वहां संसद भवन के जो अंदर के गेट थे उनको उन्होंने बंद कर दिया। उनके पास हथियार मौजूद नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने आतंकवादियों को रोकने की कोशिश की। उस वक्त पीछे से आतंकवादी ने उनके सिर पर गोली मारी जिसमें वो शहीद हो गए। जगदीश प्रसाद यादव जी की पत्नी प्रेम देवी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रेम देवी जी, उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं, श्रद्धा पूर्वक उनको नमन करते हैं, लेकिन आप जब याद करती हैं उस संसद भवन पर हुए हमले को और आपके पति की शहादत को, कितना फक्र होता है, कितना नाज होता है? देखो, वो जब दिन याद करते हैं तो देशभक्ति के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, उसके लिए हमें गर्व महसूस होता है और उस गर्व के सहारे ही हम आज इतना लंबा सफ़र तय कर पाए हैं जो आज हम इस मंच पे बैठे हैं। ये और जब ये पीछे की ज़िंदगी हम मुड़ के देखते हैं कि 21 वर्ष हमने कैसे निकाले हैं तो घबराहट होती है कि ये सफ़र कैसे तय किया। पर परिवार के कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सहारे हमने ये सफ़र तय किया है। प्रेम देवी जी, एक सैनिक जो होता है उसे ना दौलत चाहिए होती है, ना शोहरत होती है, वो ख्वाहिश ही नहीं होती। उसकी बस एक ही ख्वाहिश होती है कि वो शहादत के बाद एक बार फिर से इस देश की माटी के लिए जन्म ले। लेकिन परिवार वालों की क्या ख्वाहिश होती है? परिवार वालों की भी यही ख्वाहिश होती है कि जैसे उनके बच्चे हैं तो हम ये सोचते हैं कि उनके बच्चे भी उसी लाइन पे, उसी पद पे जाएं, परंतु आज जब मेरा बच्चा है तो उसको एलडीसी की सर्विस दी गई है। मैं ये चाहती हूँ कि उस बच्चे को वही पोस्ट दी जाती तो उस बच्चे को गर्व ज़्यादा महसूस होता कि आज मैं मेरे पापा की पोस्ट पे खड़ा हूँ। प्रेम देवी जी, आपके बच्चे के साथ आपकी बातचीत, आपके पति को लेकर कैसे आपने संभाला, कैसे पूरे परिवार को जोड़कर रखा? क्योंकि वो लम्हा जब खबर आई होगी तो पूरा परिवार टूट गया। उस टाइम बच्चे बिल्कुल छोटे थे। बच्चा 3.5 साल का था, बेबी 8 महीने की थी। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, जैसे और उनके पापा देखते थे कि मम्मी अपने पापा कहाँ, जैसे मैच्योर नहीं हो जब तक तो बेटा आएंगे, पापा आएंगे। लेकिन छोटे बच्चे को समझाना तो बहुत मुश्किल होता है। स्कूल जाते थे, वहाँ भी जिसके पेरेंट्स उनको छोड़ना था, मम्मी हमारे पापा क्यों नहीं आते हैं छोड़ने के लिए, कभी तो आए। जैसे जैसे उनको पता चला भाई हाँ पापा नहीं है और थोड़ा मैच्योर है तो उन्होंने खुद ने मम्मी को हम सपोर्ट करने की, हम मम्मी को ये चीज़ याद नहीं दिलवाए। मैं एक्चुअली में जब हम आप लोगों को सुन रहे हैं तो बस इसी बात का ख्याल आ रहा है कि जो माँ होती है वो कितना, उसका जीवन कितना संघर्ष भरा हो जाता है। जो माँ रहती है वो कैसे अपने बच्चों को, मैं मानसा किस एहसास के साथ पालती होगी कि मेरे बच्चे को पिता की कमी कभी महसूस ना हो पाए। और इसीलिए शहादत को सलाम करने के साथ साथ उन माँओं को भी हम लोग सलाम करते हैं कि अपने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मथुरा की धरती की ज्वाला जब सरहदों पर पहुंचती है तो दुश्मनों को भस्म कर देती है। और इसी फहरिस्त में एक और वीर का नाम लिखा है, बबलू सिंह। 18वीं जाट रेजिमेंट के जवान बबलू सिंह 2016 में जम्मू कश्मीर के नौगांव में आतंकियों से लोहा लेते वक्त शहीद हो गए और तिरंगे के मान में अपनी जान कुर्बान कर दी। शहीद की वीरता की कहानियों की खुशबू से हवाएं महक रही हैं। भारत 24 के साथ सेना मेडल से सम्मानित शहीद बबलू सिंह का परिवार मौजूद है जो उनकी वीर गाथा को सुना रहा है। शहीद बबलू सिंह की पत्नी रविता देवी भी हमारे साथ है।
रविता जी, जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे बस एक ख्याल आता है, और आपके आगे रखी हुई जब मैं तस्वीर बबलू सिंह की देखती हूँ, मुझे लगता है कि आगे बहुत जिंदगी थी, बहुत कुछ शायद साथ करना था, बहुत सारे सपने थे। आज एक वक्त बाद उन टूटे सपनों को कैसे जोड़ती हैं आप? ग्यारह साल की है ना गरिमा, उस बच्ची को 11 साल तक आपने पहुंचा दिया। मैं उसी हिम्मत को बस समझना चाह रही हूँ। इतनी हिम्मत ला पाना बहुत बड़ी बात है। बहुत कुछ सोचा होगा आपने। मैं अपने बच्चों के सामने कभी नहीं रोती। अगर मेरे बच्चे पूछते भी हैं मुझसे कि मम्मी पापा जी कहाँ हैं, तो मेरी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन मैं मुंह फेर लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे ये देखें कि आज हमारे पापा जी के बिना हमारी मम्मी कितनी कमज़ोर है। मैं अपने बच्चों को कमज़ोर नहीं बनाना चाहती, उन्हें मजबूत बनाना चाहती हूँ। आपकी बच्ची मजबूत है, लेकिन आज आपको रोता देखकर वो भी रो रही है। और आप ये तस्वीर देखिए, शहीद बबलू जी की ये तस्वीर है। कभी कभी ऐसे ही ख्याल आता है मन में कि आतंकियों से लोहा लेते हुए वो शहीद हुए। आतंकियों को लेकिन उन्होंने उनकी जगह दिखा दी। जब आप ये सोचते हैं, आपको ये एहसास होता है, तो कैसा लगता है आपको कि उन आतंकियों को उनकी जगह दिखाकर आपके पति शहीद हुए, इस दुनिया से गए? मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ, एक शहीद की पत्नी हूँ, और उनकी वजह से आज मुझे पूरी दुनिया जान रही है, वरना कौन किसको जानता है। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं उनकी वजह से सब जगह जा पा रही हूँ, लेकिन उनकी जो कमी है वो कभी ना पूरी हो सकती है और ना मैं उन्हें कभी ज़िंदगी में भुला सकती हूँ। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ दुख कम हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त निकल जाता है लेकिन घाव कभी नहीं बढ़ता। आने वाले आते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं। मेरा परिवार है, हम जॉइंट फैमिली रहते हैं, सब सपोर्ट करते हैं मुझे बहुत अच्छी तरह। उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन आपने सोचा तो होगा ना कि मेरी ज़िंदगी आगे कैसी होगी। आपकी बहुत सारी बातें जब शहीद बबलू जी के साथ होती होंगी तो वो कहते होंगे कि हम ऐसी ज़िंदगी जिएंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हमारा परिवार ऐसा होगा। वो सब सपने बहुत सपने थे, लेकिन सारे अधूरे रह गए, कोई सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन वो करीब 1 साल बाद छुट्टी आए थे, उनकी नौगांव कुपवाड़ा में जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग थी, तो 1 महीने बाद उनकी कॉल आई थी। मेरे से 1 महीने बाद उनकी बात हुई थी, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर ही बात हुई थी, लेकिन काफ़ी यूनिट आ चुकी थी, 8 दिन रह गए थे आने के। तो 8 दिन बाद कॉल आती है तो वो फ़ोन मैं ही रिसीव करती हूँ, लेकिन जो बंदा उस मोबाइल पर बोलता है वो बोलता नहीं है, बस मेरे से इतना पूछता है कि आप कौन बोल रही हैं। तो मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं बबलू सिंह की मिसेज बोल रही हूँ। तो वो मेरे से बोलते हैं कि आपके घर पे अगर कोई है तो प्लीज़ आप बात करा दिए। तो मेरे एक देवर हैं जो 4थे नंबर के हैं, तो वो फ़ोन रिसीव करते हैं, लेकिन मैं बाहर रहती हूँ, वो रूम में हैं। तो वो जब बात करते हैं, वो बंदा जब उन्हें वो सारी खबर देता है, उसके बाद वो खबर तो उनकी
आंखों में आंसू आया था, लेकिन घर में कोई मुझे बताता नहीं है कि उनकी ऐसा हो गया है। करीब 3 दिन तक उनकी डेड बॉडी मथुरा में एमएच में रहती है। और मैं यही कहूंगी कि फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं होते, फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं होते, ज़मीन हिंद पर उन्हें जवान कहते हैं। तो उन देश के असली नायकों के परिवार वालों से लगातार आज हम बातचीत कर रहे हैं। वतन में रहना सिखा दिया तूने, वतन से मोहब्बत का तरीका बता दिया तूने। जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना सिखा दिया तूने। करगिल से जब दुश्मन अपने खूनी मंसूबों को अंजाम दे रहे थे, तब भारत के लाल अमर शहीद कैप्टन शशिकांत शर्मा ने तिरंगे की हिफाजत में अपने लहू को सरहद पर निचोड़ दिया और नोएडा के रहने वाले योद्धा शशिकांत शर्मा अमर हो गए। शहीद कैप्टन शशिकांत शर्मा देश की धड़कनों में आज भी धड़क रहे हैं। भारत 24 के साथ आज उनका परिवार है, जो कैप्टन की शहादत के जवास किस्से सुना रहा है, जिससे मुल्क के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। और हमारे साथ इस वक्त शहीद कैप्टन शशिकांत शर्मा जी की मां सुदेश शर्मा जी भी हैं, और अमर शहीद कैप्टन शशिकांत शर्मा जी की आप तस्वीर भी आप इस वक्त देख रहे हैं। और आखिरी शब्द सुदेश जी जो आपके बेटे के थे कि अगर आ गया तो आपका बेटा कहलाऊंगा और नहीं तो फिर देश का बेटा कहलाऊंगा। तो आज तो देश के बेटे बन गए, देश के बेटे। पूरा देश उनकी शहादत को नमन कर रहा है, सलाम कर रहा है। लेकिन आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं? मुझे तो आज भी लगता है कि वो मेरे पास ही है। इस कारण लगता है कि क्योंकि जब भी मैं उसकी याद करती हूँ, उसकी एक एक क्षण जो मैंने उसके साथ बिताया है, उसका अपना मतलब बॉडी के साथ लगा के उसको प्यार करा है, वो मुझे एक एक एहसास याद आ जाता है। बहुत मुश्किल होता है। उनकी ऐसी कौन सी बातें थी, कुछ खास पल बहुत- तो जरूर रहते हैं हर किसी के साथ? बहुत बातें उनकी, इतनी बातें हैं कि आज मुझे उसको कही हुई बातें आज महसूस करती हूँ। जैसे अभी वो 4th में पूरे अपने सेक्शनों में फर्स्ट आया था। मैंने कहा कि बेटी अगर तीनों स्कूल थे केबी स्कूल के, मैंने कहा तीनों में अगर फर्स्ट आओ तो बहुत अच्छी बात है। तब छोटा भी था, इतनी वो नहीं थी। आप यकीन मानिए कि उसने अगले साल जो अपना रिज़ल्ट आया वो पूरे 3 स्कूल में से फर्स्ट था। तो पहले से ही बहुत ही अव्वल रहे वो। बहुत अव्वल रहे, बहुत ज़्यादा। इवन एनडीए जाने तक भी उनको जो था कि वहाँ भी ट्रेनिंग बहुत सख्त है, मगर वहाँ भी प्राइज़ मिला, फर्स्ट आते रहे वहाँ भी एकेडमिक में। लेकिन सुदेश जी, मैं जो महसूस कर पा रही हूँ ये डिसिप्लिन पूरे परिवार में देखने को मिला है, क्योंकि हमारे साथ पिता हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट जेपी शर्मा जी, और सर हैट्स ऑफ, सलाम। लेकिन फिर भी एक पिता और उसके बच्चे का चला जाना, वो मैं नहीं समझ सकती शायद, लेकिन फिर भी उस डिसिप्लिन के बीच में उस बच्चे का घर पे मौजूद ना होना एक पिता को दुख से भर देता है। आपने ठीक कहा, दुख जरूर होता है। ये एक ऐसा जख्म होता है कि जिसको हम जिंदगी भर भूल नहीं सकते। लेकिन जो जिस तरीके से उसकी इच्छा थी और जिस तरीके से वो चाहता था, उसने वो कर दिखाया, और उसी के बलबूते पे, उसी की सराहना करते हुए मुझे गर्व है कि वो उसने 22,000 फुट के ऊपर जाकर अपनी इच्छा को पूरा किया और देश के लिए बलिदान किया। इससे बड़ा गर्व और माता पिता को क्या हो सकता है। इसी के सिर पे हम अभी भी जी रहे हैं और आगे भी जिएंगे। थैंक यू। शर्मा जी, आप ही उन्हें क्या मोटिवेट करते थे कि इस फील्ड में वो आएँ, या ये खुद ही उनकी दिली ख्वाहिश थी? क्योंकि अक्सर होता है जब परिवार में आपका कोई आर्मी में होता है, सेना में होता है, तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। तो आपने ज़्यादा बूस्टअप किया या वो खुद से था? आप हैरान रहेंगे, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। उसको शुरू से ही, क्योंकि मैं भी एक फौजी होते हुए, एयरफोर्स का जवान होते हुए या अफसर होते हुए, कुछ भी कहिए,
उसको शुरू से ही जब भी मैं यूनिफॉर्म पहनता था तो उसको बड़े गौर से देखता था, हमेशा देखता रहता था। और कई बार अपनी मम्मी से भी वो सवाल करता था कि मम्मा ये कैसे के लिए होता है। जैसे आप देखो, यू विल सी कि ये मेरी सारी अचीवमेंट है, ये उसकी अचीवमेंट है जो 3.5 साल में दे गया। शहीद राम लखन गोयल, शहादत की बुलंदी लिखे इस नाम की वीरता की कहानी तिरंगा भी सुनाता है। तिरंगे की बुलंदी नाज करती है अपने योद्धा राम लखन गोयल की शहादत पर, जिन्होंने पाकिस्तान के नापाक इरादों को मिट्टी में मिलाकर तिरंगे की आन बान शान की हिफाजत की और वतन के वास्ते अपनी जान को कुर्बान कर दिया। मध्य प्रदेश के भिंड के रहने वाले शहीद राम लखन गोयल दिवाली का त्योहार छोड़कर युद्ध के मैदान में गए थे। आज शहीद राम लखन आसमानों में चांद से चमक रहे हैं और भारत की आजादी को निहार रहे हैं। शहीद राम लखन गोयल का परिवार आज भारत 24 के साथ उनकी यादों को साझा कर रहा है। शहीद राम लखन गोयल जी की पत्नी लीला जी भी हमारे साथ हैं। लीला जी, 1971 बांग्लादेश आजादी का समय, एक लंबा वक्त आपने देख लिया। ये लंबा वक्त कितना चुनौतीपूर्ण रहा? मैडम, तब चिट्ठी नहीं आती थी, तार नहीं आते थे, मिट्टी नहीं आती थी, कुछ नहीं जानते थे। तब आदमी को आदमी नहीं जानते थे, पति को पति नहीं जानते थे। उम्र ही ऐसी थी, जानते खेल में कूदने की उम्र थी। छोटे में शादी कर देते पहले के जमाने। तब आपकी उम्र कितनी थी लीला? 14 साल की। और ये खबर आपको कैसे पता चली? बता, तार आया था मैडम, तब तार भेजते थे। कोई फोन नहीं थे, कुछ नहीं थी, मिट्टी भी नहीं आई। तो आपकी तो उम्र खुद ही बहुत छोटी थी उस वक्त, आपने अपने आप को कैसे संभाला? बहुत ही मुश्किल रहा होगा। जानते ही नहीं थे, सब जाने पकड़े बैठ जाते, घर परिवार के इकट्ठे कर लेते और सब बैठ जाते, सब जाने रोते थे, हम रोते। लेकिन लीला जी, 14 साल की आपकी उम्र। हाँ मैडम। उस वक्त राम लखन जी की उम्र कितनी रही होगी? 21 साल थी। 21 साल। लेकिन 21 साल और 14 साल की उम्र में जब आप लोग बात करते होंगे? नहीं करी मैडम, कभी बात नहीं करी मैडम। हम तो जानते कैसे ये 51 साल भी नहीं, कैसी भी बात नहीं करी। ये 51 साल क्या सोच के, किस हिम्मत के साथ आपने निकाला? भगवान ने काटी मैडम, हम कैसे बता सकते हैं अपना दिल। लीला जी, आखिरी बार आपकी क्या बात हुई थी? कुछ तो बात हुई होगी उनके साथ। कुछ भी नहीं, मिलन भी नहीं हुआ मैडम। शादी हुई थी 2 साल गोना हुआ था। तो आपके जो परिवार वाले हैं, कैसे उन्होंने आपको सांत्वना दी कि इतना लंबा जीवन अभी आपको काटना है? जैसे काटा, जैसे मैं जानती मैडम, मेरे दिल पे जानती, मैं कैसे काट के इस समय ले आई कि आज मुझे ये दिन देखने को मिला। होता है और इसीलिए ऐसी बातों पर दोबारा से बात करना भी। बीच में हॉस्पिटल में सर्विस मिल गई थोड़ी जी, 25-30 साल वहाँ कट गई हमारी, ऐसे कट गई। तो अभी आपके परिवार में और कौन कौन है जो आपको सपोर्ट करता है या कोई नहीं मैडम। हमारे परिवार में सास ससुर हमारे बेकात थे, देवर जेठ बेकात थे, पिताजी थे, पिताजी के यहाँ इकलौती बेटी थी, हम अपने पिताजी के यहाँ आ गए थे। तो पिताजी ने पाला पोसा, पिताजी से हम काम खेती बाड़ी में करते रहे। पेंशन क्या मिलती थी? 135 रुपए मिलते थे मैडम। तो अपने गुजारा करते थे। खेत इतने, वो भी खेत गांव के ठाकुर ने छुड़ा लिया, वो भी जमीन नहीं हमारे पास रही। तो लीला जी, आर्थिक तौर पर भी आपको काफी चुनौतियां रही होंगी? बहुत ज्यादा चुनौतियां रही। क्या तो ये हिम्मत, ये हौसला आपको कहाँ से मिलता है कि अभी और जिंदगी काटनी है? इतना लंबा वक्त तो आपने काट ही दिया। अब मैडम का काटे, सब निकल गई। अब क्या, अब तो आज चले जाए चाहे कल चले जाए। अब क्या 65-66 साल के हो गए, अब कोई उम्र नहीं। अब क्या काट लिया, जितनी संकट बढ़ थे भोग के आ गए हम। अब तो लेकिन अपने पति की शहादत पर आपको फक्र महसूस होता है? बहुत महसूस होता रहेगा। उन्हीं की बदौलत में काट के लेके आए, वो उनने इतनी हिम्मत दिलाई, इसलिए मैं आज आपके सामने बैठे हैं जी। नहीं, छोटी उम्र में नदी में गिर जाते, मर जाते, इतनी समझदार होती तो मैं तो फांसी मर जाते उनके साथ में, जब मुझे समझ ही नहीं थी। इसीलिए देखिए, ये कहा जाता है कि आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम होता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। शत शत नमन उन सभी शहीदों को जिनकी तस्वीरें मीमांसा आज हम देख पा रहे हैं।
खबरों के माध्यम से जब हमें पता चलता है, जब उनके परिवार वालों से मुलाकात होती है, तो एक बार फिर से सलाम उन तमाम शहीदों को जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। बिल्कुल दिल से शत शत नमन सभी को, देश के नायकों को और उनके परिवार वालों को। सारी दुनिया में मशहूर हैं मेरी मोहब्बत के किस्से, मेरा इश्क भी तो वतन से था यारों। कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के मंसूबों पर मौत का नाम लिखकर वतन के वीर नायक रघुवीर सिंह हिंदुस्तान के अमित शिलालेख में अपना नाम अमर कर गए। दर्जनों आतंकियों के माथे पर मौत लिखने के बाद शहीद नायक रघुवीर सिंह 2000 में अपने बदन से तिरंगा लपेटकर हमेशा के लिए भारत मां के आंचल में सो गए। आज उनका परिवार भारत 24 के साथ है, जो उनकी वीरता की कहानियां देश को सुनाएगा। हमारे साथ इस वक्त नायक रघुवीर सिंह की पत्नी मेमवती जी भी हैं, और नायक रघुवीर सिंह को जब हम याद करते हैं तो 2000 में उन्होंने दर्जनों आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा था और शहादत को प्राप्त हुए थे। उनके बलिदान को आप कैसे आज याद करती हैं, और उनसे जुड़ी हुई बहुत सी यादें होंगी जो आपने अपने दिल में संजो कर रखी होंगी, तो क्या हैं वो स्पेशल यादें? 3 जगह में रह के भी आई, छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, उन्हें साथ लेके होली के दिन उनकी मुझे होश नहीं रहता, मैं बेहोश हो जाती हूँ, इतनी यादें आती हैं। मेरी बहन मेरे से बड़ी है, वो जेठानी भी और बहन भी है, और उनके भाई हैं शहीद के सामने बैठे हुए हैं। इन दोनों ने मैं संभाली और मेरे बच्चे संभाले। लेकिन बच्चों को पालना कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए? कैसे कैसे आप उन संघर्षों से जूझती थी, कैसे अपने मन को दिलासा देती थी कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को बड़ा करना उनको है, याद कर उनकी कर जिम्मेदारियां के निभानी। उनको याद कर कर के ही आज मैं यहाँ हूँ। वो उनने मुझे साथ दिया, मर के भी मेरे साथ हैं। वो भगवान है मेरे लिए। मैं कहीं हारती नहीं हूँ, जहाँ जाती हूँ वहाँ जीत होती है मेरी, जहाँ भी जाती है। मुझे कहीं हारन नहीं देते। और मेमवती जी, उनकी तस्वीर जब हम इस वक्त देख रहे हैं, आई मस्ट से अ स्मार्ट पर्सनालिटी। सब लोग कहते होंगे कि क्या जोड़ी लगती है। हाँ, कितनी परिवार के लोग ऐसे ही हंसी मजाक करते होंगे। मेरी 30 साल की उम्र थी, उनकी 34 साल की उम्र थी। 11 साल का बेटा था, 13 साल की बेटी थी जब वो शहीद हुए थे। आज बच्चे क्या कहते हैं? आज बच्चे, जब आप उनसे बात करती हैं, जब बच्चे अपने दोस्तों के साथ होते हैं, कुछ जिक्र होता होगा, खबरें देखती होंगी न्यूज़ चैनल पर, जब शहीदों की खबर आती होगी, बच्चे रोते हैं दोनों। अब भी बच्चे, इनके बच्चे हो गए, बड़े बड़े बच्चे उनके, फिर भी रोते हैं पापा को याद करके। तो उनकी कमी बहुत ही महसूस होती है। कभी आपसे चर्चा होती थी, उन्होंने इतने आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा, जब आतंकवाद की चर्चा कभी घर में होती थी कि हमें आतंकवादियों का खात्मा करना है, कितना मुश्किल काम है? 5 मारे थे, तब उनने धोखे से गोली लगी थी एक छाती पे, धोखे से 5 मारे थे। 5 मारे थे और आतंकी 5 मारे थे। एक बार जोरदार तालियां इस बात के लिए। और ये हर उस दुश्मन को सबक है कि सिर्फ ऐसा एक जवान हमारे बीच नहीं, ऐसे आप अनगिनत जवान हमारे बीच में मानसा है, जो एक एक आतंकी को चुनकर मारेंगे अगर उसने देश की तरफ आंख उठाने की भी कोशिश की। देखिए पूर्णिमा, हम चैन से सो पाते हैं क्योंकि हमें पता है कि देश की रक्षा करने के लिए वहाँ सीमा पार और वहाँ पर हमारे सजग प्रहरी हमेशा मौजूद हैं, देश की हिफाजत करने के लिए, हमारी हिफाजत करने के लिए। लेकिन मेमवती जी, वो चैन की नींद क्या आप सो पाते हैं? नहीं। और मेरा ये सवाल बल्कि सभी परिवार वालों से है, जो हम चैन की नींद सो पाते हैं, क्या आप चैन की नींद सो पाते हैं? मैं नींद नहीं आती मेरे को, नींद की बीमारी है सारी। मैं दवाई से सोती हूँ, बेटा दवाई ला देता, मेरी टेंशन दूर हो जाती है। 1-1 महीना 2-2 महीना लग जाते हैं जब मैं होश में आती हूँ।
तो चिंता बहुत ज्यादा होती ज़्यादा होती है। मैं काफ़ी भूलती हूँ, नहीं भूला नहीं जाते, उनकी बातें ही ऐसी कुछ। आपको भी चिंता होती है आगे क्या होगा? क्या आप चैन से सो पाती? चिंता होती है मैंने आगे कि रात को नींद नहीं आती है और मतलब सोचते ही रहते हैं। जब बच्चे घर से बाहर रहते हैं तो बच्चों के बारे में भी सारी जिम्मेदारी हम पे ऊपर होती है, तो बच्चों की भी चिंता रहती है। अगर होते तो हमारी जिम्मेदारी हल्की हो जाती है। जी। उस साथ का ना होना मीमांसा हमेशा खलता है। तिरंगा जो है दरअसल ये हवा से नहीं लहराता, ये हमारे शहीदों की आखिरी सांस से लहराता है, जो इस भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। अंत में मैं यही कहूंगी, खुश नसीब हैं जो वतन पर मिट जाते हैं, मर कर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। तुम्हें सलाम ए वतन पर मर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसता तिरंगे का नसीब है। श्रद्धा पूर्वक नमन, सलाम देश के नायकों को, शहादत देने वालों को और उनके परिवार वालों को। दिल से नमन, श्रद्धा पूर्वक नमन। और इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच मौजूद रहने के लिए, एक बार फिर से अपने दर्द को बयां करने के लिए। और भारत 24 की कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए आज के इस खास मौके पर यही थी कि जिन्होंने बलिदान दिया, जिसने इस गणतंत्र का सम्मान बरकरार रखा, जिन्होंने देश के सम्मान को, देश की सुरक्षा को बरकरार रखा, आज उन्हीं शहीदों के परिवार वालों को हम नमन करें। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, धन्यवाद। उस बच्ची को 11 साल तक आपने पहुंचाया। तभी हाँ पापा नहीं है और थोड़ा मेचूर है तो उन्हें खुद ने मम्मी को हम